ठीक है, तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बी अटेंटिव। Okay, you know that the stomach has fundus, body, and antrum. Upper part, physiologically, if we see fundus and upper part of the body, it is included in the, it is called the orid region of the stomach. And the lower part of the body and the antrum is considered physiologically as corded stomach. ठीक है, ये इन्होंने थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल डिवीजन किया, दिस इज़ नॉट एनाटॉमिकल, कि ये जो ओरल रीजन होता है ना, यहाँ पे जस्ट फूड अकोमोडेट होती है, फूड आएगी, अकोमोडेट होती जाएगी, ये इतना रीजन जो है वो एक्सपैंड होता जाएगा और इनकमिंग फूड को स्पेस देता रहेगा। जो निचला एरिया है बॉडी का, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एंट्रम, इट इज़ मोर कंसर्न विद मिक्सिंग ऑफ द फूड। ठीक है, सो वी डिवाइड द स्टमक फिजियोलॉजिकली इनटू ओरल एंड कॉर्डेड रीजन। उससे आगे आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर आ जाता है और फिर ड्यूडेनम आ जाता है। So, when food enters into the stomach, the oral region, it accommodates a lot of food and it expands and expands. And what happens at the antrum, whatever food reaches over here, it is ground and it is broken down into smaller pieces. The pyloric sphincter is still contracted. Pyloric sphincter खुद ही से नहीं खुल जाएगा, थोड़ा सा ये ओपन होता है टू गिव वे टू जस्ट सॉल्व एंड जस्ट लिक्विड फूड। तो बाकी ये है कि ये यूजुअली मोर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। उतनी देर तक स्टमक के अंदर फूड की थोड़ी मिक्सिंग हो जाती है, फूड इस जगह पे ओरल रीजन में अकोमोडेट होती जाती है और कॉर्डेड रीजन में देर इज़ मिक्सिंग ऑफ द फूड के वहाँ पे इट इज़ ग्राउंड डाउन, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, और वो छोटे छोटे पीसेस अंटिल ये एक सेमी सॉलिड पेस्ट ना बन जाए। ठीक है, फूड जैसे आपको मैं उस दिन ओरल रीजन में भी जब करा रही थी, तो आप एक पूरा नवाला विदाउट ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, जब तक वो बोलस ऑफ फूड नहीं बन जाता, यू कैन नॉट स्वेलो इट। इसी तरह यहाँ पे भी है कि आप अगर जहाँ स्टमक के कंटेंट्स जब तक एक सेमी सॉलिड पेस्ट ना बन जाए, दे डोंट गो इनटू द ड्यूटेनम। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है इम्पीडेड ही रहता है, इट रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड व्हेन इट बिकम सेमी सॉलिड पेस्ट फिर भी थोड़ा थोड़ा करके ड्यूडेनम में जाता रहता है। वो फैक्टर्स क्या हैं जो स्लोली अलाउ करते हैं स्टमक कंटेंट को टू मूव इनटू द ड्यूडेनम? दीज आर ड्यूडेनल फैक्टर्स, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फंडस का क्या काम है? फंडस या ओरल रीजन का काम है जस्ट टू अकोमोडेट द फूड। The corded region, it is to mix the food thoroughly। ऊपर से पेरिस्टाल्टिक वेव आएगी और वो फूड को पुश करेगी टू अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टेड स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर अभी तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, यहाँ से सारी की सारी सॉलिड फूड नहीं निकलेगी जब तक कि यहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग विद गैस्ट्रिक कंटेंट और ग्राइंडिंग ऑफ द फूड ना हो जाए एंड द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल सेमी सॉलिड पेस्ट, जिसको क्या कहेंगे यहाँ पे आके, यहाँ पे उसका बोलस ऑफ द फूड का नाम चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? काइम। काइम। काइम मैम। Yes, the semi-solid paste is now called काइम। अब जो काइम है वो स्लोली जाएगा यहाँ से, ये नहीं कि जितना आपने खा लिया वो सारा का सारा ड्यूडेनम में पहुँच जाएगा। कुछ फैक्टर्स हैं, दे इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। उसमें हम सारे फैक्टर्स देखेंगे जो फैक्टर्स प्रमोट करते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। दे आर रिलेटेड टू द स्टमक। स्टमक के अंदर फूड आती जाएगी तो स्टमक कोशिश करेगा कि ये जाए ड्यूडेनम में, बट द ड्यूडेनल फैक्टर्स दे इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग।
क्योंकि ड्यूडेनम का काम क्या है कि वो चाहता है कि जितनी फूड ड्यूडेनम में आ गई है पहले वो डाइजेस्ट हो, फिर नई फूड आए। तो ड्यूडेनम जब तक उसके अंदर फूड न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं और वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुए तो वो इनहिबिटरी सिग्नल भेजता रहेगा टू द एंट्रम कि एंट्रम अपने कंटेंट्स को भी और मिक्स करे, अभी सारों को रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इनहिबिटरी फैक्टर्स फ्रॉम द duodenum they go to the antrum so that all the food does not emptied into the duodenum। और साथ ही साथ ड्यूडिनल फैक्टर्स जो हैं वो पाइलोरिक स्फिंक्टर को भी मैसेज देते रहेंगे कि तुम टोन में ही रहो, कॉन्ट्रैक्टेड ही रहो, आई डोंट वांट मोर फूड अंटिल आई go on digesting and utilizing the initial food which has entered into me। तो ड्यूडिनम इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर को और कॉन्ट्रैक्ट किए रखेगा और पीछे से इनहिबिटरी सिग्नल देता रहेगा किसको, एंट्रल रीजन को, कि यहाँ पे और मिक्सिंग होती रहे अंटिल फूड और सेमी सॉलिड हो जाए और ड्यूडिनम में पहुंचे, बट स्लोली, ठीक है। तो ड्यूडिनल फैक्टर्स वी विल सी देम इन डिटेल। ओके, तो क्या क्या काम है स्टमक के स्टमक के हम आज मोटर फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो स्टमक के सिर्फ यही काम नहीं है कि वो जो फूड आए उसको वहाँ पे उसने डाइजेस्ट करना है। स्टमक के 3 काम है। पहले जो फूड आ रही है उसको वो स्टोर करेगा। अगर स्टोरिंग की कैपेसिटी ना होती स्टमक खुल जाता है। स्टमक हैज़ रिसेप्टिव रिलैक्सेशन एबिलिटी। आप जितना खाते जाएंगे वो उसको अकोमोडेट करता जाएगा, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि आप 6-7 रोटियां खा जाएं, वो जो अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खा लेते हैं, स्टमक एक लिमिट तक उसको अकोमोडेट करता है, उससे ज़्यादा फिर आपको इसीलिए वॉमिटिंग डायरिया स्टार्ट हो जाता है कि उससे ज़्यादा अकोमोडेट नहीं होता। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एक लिमिट तक है स्टमक की, कि आप जितना फूड लेते जाएंगे, अगर थोड़ी सी आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा भी आप ले लेंगे तो द वॉल्स ऑफ द स्टमक वो टोनिकली इनहिबिट होती हैं और रिलैक्स हो जाती हैं टू अकोमोडेट मोर फूड। नेक्स्ट फंक्शन स्टमक का क्या है, मिक्सिंग ऑफ द फूड। जो फूड आ गई स्टमक के अंदर वो उसको मिक्स करेगा प्रॉपरली विद गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, जैसे कि सलाइवा ने किया था। जब माउथ में फूड को ग्राउंड किसने किया था, टीथ ने, और फिर वो सलाइवा के साथ मिक्स होके एक प्रॉपर बोलस ऑफ द फूड बन गया था। इसी तरह स्टमक भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है ताकि जो फूड उसके अंदर आ गई है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए विद गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। और लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज स्टमक एम्प्टिंग। दिस इज वेरी वेल डेवलप्ड फंक्शन ऑफ द स्टमक, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं अभी बात कर रही थी, जो स्टमक की एम्प्टिंग को कंट्रोल करते हैं, एंड वी विल सी देम वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरेज फंक्शन ऑफ द स्टमक। इफ़ यू आर फास्टिंग, सबने माशाल्लाह रोज़ा रखा होगा और रोज़ा रखना चाहिए विदाउट एनी जो जेन्युइन रीज़न रोज़ा छोड़ना इस तरह है। मैं कल ही ये हदीस पढ़ रही थी एंड मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी, मैंने अपने बच्चों को भी बताई कि विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न अगर आप रोज़ा छोड़ते हैं तो उसके बाद आप सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखते रहें तो आप उस रोज़े को कंपनसेट नहीं कर पाते। तो ये जो हम रोज़ा है ये फ़र्ज़ है और इसकी जो अल्लाह ताला ने जज़ा देनी है वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। ये हदीस है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं जो है वो हर नेक काम का बदला देता हूँ, लेकिन रोज़े का बदला मैं ख़ुद दूंगा। मतलब ये कि ये इतना बड़ा रिवॉर्ड है रोज़ा रखना कि इसका मैं किसी लिमिट तक भी, जितनी एक्सटेंट तक भी ज़्यादा रिवॉर्ड दे सकता हूँ मैं दूंगा। तो हम सबको रोज़ा रखना चाहिए। और अब तो ये है कि ये प्रूफ भी हो गया मेडिकली भी कि इतनी फास्टिंग की हमें ज़रूरत होती है नॉर्मल रहने के लिए। और पहले तो ये कि हमें साइंटिफिक रीज़न की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। जब अल्लाह ताला का हुक्म है तो हमने करना है। जब हम इस तरह के हो जाएंगे ना तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। तो जब अल्लाह ताला का हुक्म है हमने करना है, लेकिन अगर फिर भी किसी को साइंटिफिक प्रूफ्स की ज़रूरत है तो आप लोग नेट खोलो, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग मिल जाएंगे।
और वो सब हमारे लिए हैं। ये रोज़ा अल्लाह ताला के लिए नहीं है, अल्लाह ताला हमें फेवर करने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने ये 1 महीने के रोज़े रखे। तो हम लोग अगर ये रखते रहें, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट्स जो पूरे साल अकोमोडेट होते रहते हैं पूरी बॉडी में, वो यूटिलाइज हो जाते हैं। तो रोज़ा सेहत है, इसको सेहत समझ के आप लोगों ने रखना है, ठीक है। तो ये फास्टिंग में आपका स्टमक जो है वो इस तरह पड़ा हुआ है, यहाँ पे परसेप्शन के लिए सेंसरी नर्व एंडिंग थीम, वो मैसेज अभी कोई नहीं लेके जा रही बिकॉज यू आर फास्टिंग। अब आपने क्या किया है, अफ्तारी हो गई है और आपने इतना सारा फूड जो है वो स्टमक में डाल लिया है, इज इट हेल्दी? यस सोए हुए मैम। बच्चे जी। हाँ जी बेटे, बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सारी क्लास सो गई है? नो मैम सॉरी, वो कुछ नहीं हो, गलती से हो गया था ऑन माइक। ओके। अदीना? यस मैम। करते हैं और एकदम हम अफ्तारी के टाइम इतना अपने स्टमक को भर लेते हैं। तो ये है कि अगर आप नॉर्मल ईटिंग, फॉर एग्जांपल जितना हमें रिकमेंडेड है, हम नॉर्मल ईटिंग भूख रख के खाएं, तो भी जितनी फूड आपके अंदर जाती है तो स्टमक उसको, ओरल पोर्शन जो है वो उसको अकोमोडेट करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल ऑफ द फंडस हुई, तो यहाँ पे सेंसरी एंडिंग्स थी विच टेक मैसेज अपवर्ड। कहाँ पे मैसेज लेके जाएंगी? टूवर्ड्स द ब्रेन स्टेम, ठीक है। आपकी ब्रेन स्टेम तक मैसेज जाएगा कि आपके स्टमक में फूड आ गई है, और वहाँ से फिर सिग्नल्स आएंगे बैक टू द वॉल ऑफ द स्टमक, एंड देयर वुड बी रिलैक्सेशन ऑफ द ओरल पोर्शन ऑफ द स्टमक, एंड दिस इज नोन एज वेगो वेगल रिफ्लेक्स, ठीक है। एनी डिफिकल्टी अप टिल नाउ? मेरे बच्चे सो रहे हैं आज सारे, है ना? नो मैम, जो सिर्फ बोल रहे हैं। सो क्यों जाते हो, फोन किधर रखे हुए हैं अपने? ओके। मिक्सिंग ऑफ द फूड, अब सेकंड फंक्शन ऑफ द स्टमक है। मिक्सिंग में क्या है, अच्छा नेक्स्ट वीक से जो है ना वो हमें हायर अथॉरिटीज़ से ऑर्डर्स आए हैं कि आप लोगों ने पहले लेक्चर भेज देना है, और उसके बाद जो है वो जूम पे आपने उनसे सुनना है जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, और उसके बेस पे अटेंडेंस लगानी है। तो नेक्स्ट जो मेरे 2 लेक्चर्स होंगे वो थर्सडे को तो आपका टेस्ट होगा। तो फ्राइडे वाले लेक्चर में हमें इसी तरह ही कोशिश करूँगी कि पहले आपको लेक्चर भेज दूँ, आप लोग वो पढ़ के आओ, एंड वी विल डिस्कस, ठीक है, ताकि आप लोग भी पढ़ के आओ, कोई आपकी डिफ़िकल्टीज हो तो वो एट द स्पॉट वो सॉल्व हो जाए, और हम वहाँ पे अटेंडेंस भी लगा लें आपकी। और ऑफ द फूड में अब क्या होगा कि फूड आ गई स्टमक के अंदर, तो एक कंस्ट्रिक्शन रिंग बन जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन रिंग मूव्स डाउनवर्ड। अब कैसे है, पहले यहाँ था अब और नीचे आ गया। क्यों नीचे की तरफ जा रहा है? क्योंकि पेरिस्टालसिस ऑलवेज मूव्स टुवर्ड द एनल डायरेक्शन। ये माइंटेरिक प्लेक्सस में इनबिटबिलिटी है कि पेरिस्टाल्टिक वेव नॉर्मल जब भी स्टार्ट होगी इट मूव्स इन द एनल डायरेक्शन, और इनर डायरेक्शन में जाते हुए ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो ड्रेन आउट नहीं हो जाएगा इनटू द ड्यूडेनम, बिकॉज देयर इज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो बहुत टाइटली इम्पीडेड है, इट डज नॉट अलाउ ऑल द फूड टू एंटर। थोड़ा बहुत फ्लूइड जो है वो थोड़ा बहुत एंटर होता जाता है ड्यूडेनम में, लेकिन जब पेरिस्टाल्टिक वेव मूव करती है टूवर्ड द स्फिंक्टर, तो यहाँ पे आके एकदम आगे से रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ जैसे ही रेजिस्टेंस आएगा, थोड़ी सी फूड को
जो है वो इट अलाउज अ वेरी लिटिल फूड टू गो इनटू द डिडरम, और बाकी फूड जो है वापस हो जाएगी अपवर्ड। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। यू कैन इमेजिन कि ऐसे एक कॉन्ट्रैक्शन जा रही थी नीचे की तरफ, वो आगे से रुकी तो बैकवर्ड वो फूड अपवर्ड जाना शुरू होगी, तो जितने कंटेंट्स थे स्टमक के वो आपस में मिक्स होना शुरू हो गए। दिस इज नोन एज रिट्रोपल्शन। जब ऊपर से जाते जाते वाटर इधर से टकरा के वापस ऊपर जाएगा, दिस इज रिट्रोपल्शन। वाटर नहीं, ऑल द स्टमक कंटेंट्स, और इसकी वजह से मिक्सिंग होगी। तो यही पेरिस्टाल्टिक वेव है विच ड्रेन्स द कंटेंट ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूटेनम, और यही है जो आगे से रुक जाने की वजह से और रिट्रोपल्शन की वजह से मिक्सिंग करती है। सेम पेरिस्टालसिस। नाउ द एनिमेशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कंस्ट्रिक्शन रिंग बना, देखो वॉल को गौर से देखो कैसे बन रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ गया, थोड़े से कंटेंट ड्यूडिनम में गए, थोड़ी देर के लिए स्फिंक्टर खुला था बस थोड़ा सा ही, और बाकी फूड अपवर्ड मूव करेगी। यहाँ पे ये रिट्रोपल्शन हुई, यहाँ पे रिट्रोपल्शन की वजह से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड हुई और इट लीड्स टू मिक्सिंग। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Another GIF in which you can understand well कि कैसे कंस्ट्रक्शन रिंग बनता है, मूव करता है, और उसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ द फूड होती है। कितना अच्छा था, आप लोगों ने पहले स्टमक को ऐसे इमेजिन किया था? हंगर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं किसी को अभी? शुरू हो जाती हैं। तो दिस मीन कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस या पेरिस्टाल्टिक वेव एक फुल स्टमक में ही नहीं होती, दे आर प्रेजेंट इन द एम्प्टी स्टमक। अगर स्टमक एम्प्टी है तो उसकी वॉल्स में वीक सी पेरिस्टाल्सिस उसको हिलाती रहेंगी वॉल्स को, बट सम टाइम अगर बहुत देर होगी या खाए हुए तो दे जॉइन टुगेदर एंड दे बिकम full speedy contractions which can last for even 2 to 3 minutes, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं का जो वर्ड होता है वो यही होता है कि कुछ खाना नहीं खाया, और उसकी वजह से पहले तो थोड़ी थोड़ी वीक सी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस थी, वो ज्वाइन करके उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग सी कॉन्ट्रैक्शन बना ली जो विच कैन लास्ट फॉर 2 to 3 minutes, और उसमें बाकायदा पेट में कॉन्ट्रैक्शंस फील होती हैं। So these are known as hunger contractions. This is the same peristaltic wave जो move कर रही थी wall of the stomach wall में, which was causing mixing and it was propelling the food downward. So stomach needs food. हंगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इंटेंस जो है हेल्दी लोगों में होंगी, क्यों? यंग हेल्दी लोगों में उनकी डाइजेशन अच्छी हो रही होगी। क्या अच्छी होगी? जरा सा ऊंची बोलो बेटे, मैं पार्टिसिपेट। डाइजेशन अच्छी होगी, अच्छा। हाँ, आप लोग पार्टिसिपेट ज़रूर किया करो, पार्टिसिपेट करने से डरा ना करो, कुछ गलत भी बोल दोगे तो आई कैन करेक्ट, लेकिन इससे जो है वो एक क्लास वाली फीलिंग आती रहती है। अच्छा, इंटेंस और हेल्दी यंग लोगों में हंगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। इट्स नॉट रिलेटेड टू डाइजेशन और नॉट रिलेटेड टू नीड, it depends upon the tone of the wall of the stomach. यंग लोगों में वॉल ऑफ द स्टमक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, तो वो जब स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फील होती है। अच्छा, अगर कोई पर्सन हाइपोग्लाइसीमिक भी है साथ, उसकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, तो भी हंगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है, हंगर पैंग्स क्या होती हैं? हंगर कॉन्ट्रैक्शन सम टाइम दे
shift to become hunger pangs. This is severe pain in the pit of the stomach. और ये उस वक्त होगा जब आप 2 to 3 days से आप लोगों ने खाना नहीं खाया, यानी सम पर्सन स्टार्विंग, कोई वजह हो गई है, अल्लाह माफ़ करे, कहत है या कोई और रीज़न है, फूड इज़ नॉट अवेलेबल, या जिस तरह कैद में कोई हो और उसे स्टारवेशन का सामना करना पड़े, तो क्या होगा कि हंगर पैंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, पेन इन द पिट ऑफ द स्टमक, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ दीज हंगर कॉन्ट्रैक्शंस. नाउ द लास्ट थिंग इज एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक. स्टमक की एम्प्टिंग को मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें कंट्रोल करेंगी, कुछ गैस्ट्रिक फैक्टर्स हैं और कुछ ड्यूडिनल फैक्टर्स. गैस्ट्रिक फैक्टर्स दे प्रोमोट स्टमक, दे आर इन फेवर ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. जो आप खाते जाओगे वो कहेंगे कि बाहर निकले, ड्यूडिनम में जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस होगी इन द स्टमक एंट्रम विच पुशेस द कंटेंट ऑफ द स्टमक टुवर्ड द ड्यूडिनम. बट एट द सेम टाइम एम्प्टिंग इज अपोज्ड बाय the resistance which is at the level of the pyloric sphincter. pyloric sphincter यहाँ पे contracted रहता है और वो एक resistance offer करता है. तो अब इन दोनों के मैच से जो है वो थोड़ी बहुत stomach emptying हो जाती है. फैक्टर्स क्या हैं? I told you initially there are gastric factors and there are duodenal factors. ठीक है, gastric factors which promote gastric emptying वो क्या है? gastric फ्लूइड वॉल्यूम. आपने जितना ज़्यादा आप खाते जाएंगे उतनी तेज़ी से आगे जाता जाएगा, इसीलिए हमें थोड़ा जो है ना भूख रख के खाना चाहिए ताकि हमारे स्टमक में अकोमोडेट हो और वो स्लोली इधर से जाए. अब ज़ाहिर है इधर से इतना प्रेशर आप डाल देंगे तो फिर तो पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा ही आगे से उसको गुजारने के लिए, और जल्दी गुजार देगा विदाउट प्रॉपर डाइजेशन. तो इसलिए गैस्ट्रिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है, गैस्ट्रिक फ्लूइड वॉल्यूम या फूड वॉल्यूम जो भी आप कह लो, तो वो फूड का जो वॉल्यूम है इट प्रमोट्स गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. दूसरी चीज़ क्या है? गैस्ट्रीन हार्मोन. वेन एवर द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक, स्पेशली मीट, तो यहाँ पे हमने पढ़े थे जी सेल्स थे विच रिलीजेस गैस्ट्रिन. ठीक है, जी सेल्स की वजह से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है और गैस्ट्रिन हार्मोन दोबारा से जाके स्टमक के वॉल पे इफेक्ट करता है एंड इट कॉजेज मोर स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोमोट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. ठीक है, तो हमने दो गैस्ट्रिक फैक्टर्स पढ़ लिए, गैस्ट्रिक फूड वॉल्यूम एंड गैस्ट्रिन. ठीक है, ये आई थिंक गलत लिख लिया मैंने, फ्लूइड वॉल्यूम, दिस शुड बी फूड वॉल्यूम. ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है देयर आर ड्यूडिनल फैक्टर्स. ड्यूडिनल फैक्टर्स ज़्यादा थे, मैंने इकट्ठे ही लिख लिए. दे इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. अब वो कैसे इनहिबिट करेंगे? जैसे कि गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है, सॉरी ड्यूडिनल डिस्टेंशन है, यहाँ पे ड्यूडिनम में कंटेंट आया, वो डिस्टेंडेड है, ड्यूडिनम डिस्टेंड हो गई, तो वो अब इनहिबिट करेगा, इधर से सिग्नल देगा कि आई डोंट वांट मोर फूड. वो चाहता है कि जो फूड मेरे अंदर आ गई है, अभी मैं डिस्टेंडेड हूँ, मैं उससे पहले डाइजेस्ट करके आगे भेज लूँ, फिर और फूड आनी चाहिए, तो वो इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा टुवर्ड्स द एंट्रम. इसी तरह इरिटेशन ऑफ द वॉल ऑफ द ड्यूडिनम. ज़ाहिर है जब सारा ये एसिड और केमिकल्स, और ज़ाहिर है हम सिर्फ यही तो नहीं खाते, जो फूड भी हम खाते हैं उसके अंदर कुछ इरिटेंट पार्टिकल्स भी होते हैं, वो भी जब ड्यूडिनम में पहुँचेंगे तो वो भी इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजेंगे टू द स्टमक टू इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. इसी तरह एसिडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है टू इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. कैसे कि इसे जैसे ये एसिडिक काइम जब एंटर होता है इनटू द ड्यूडिनम, तो एसिडिटी की वजह से फौरन यहाँ पे रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं ड्यूडिनम में एंड दे सेंड इनहिबिटरी सिग्नल्स बैक टू द स्टमक के अब स्टमक के कंटेंट अभी वहीं रहे. इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें जब खाते हैं तो वो जल्दी हजम नहीं होती ना, क्योंकि ड्यूडिनम इनहिबिट किए जा रहा है पीछे कि अभी इधर ही रुको. तो इसलिए ये है कि एसिडिटी जो है वो इनहिबिट करेगी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को. इसी तरह ऑस्मोलैरिटी, अगर नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी वाली आपने चीज़ें खाई हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट होके आगे जाती रहेंगी, लेकिन अगर आपने हाइपर ऑस्मोलर या हाइपो ऑस्मोलर फूड खाई है तो वो भी इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजती रहेंगी बैकवर्ड टू इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. इसी तरह ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स और फैट्स हैं,
अगर आपने बहुत हैवी खाना खा लिया है और प्रोटीन और फैट्स के प्रोडक्ट्स अभी इधर पड़े हुए हैं और प्रॉपर्ली अभी स्लोली डाइजेस्ट नहीं हुए, तो वो भी इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजेंगे बैकवर्ड टुवर्ड्स द एंट्रम के अभी फूड को आगे नहीं आना चाहिए। तो अब नर्वस रेगुलेशन ऑफ ड्यूडिनल इनहिबिटरी सिग्नल्स, ड्यूडिनल फैक्टर सारे इनहिबिटरी हैं। अब ये कैसे कंट्रोल होते हैं? 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ये वाली फिगर डाल नहीं पा रही थी, जिस वजह से मैं आपका लेक्चर नहीं ले रही थी। और आज मैंने सहरी के बाद बैठ के ये कोई मेरे ख्याल में 6-7 साइट से मिला के ये एक फिगर बनाई है, जिससे आपको 3 फैक्टर्स समझ में आ जाएं। और 1 घंटा मुझे सिर्फ इस फिगर को कंपाइल करने में लगा। ये जो मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट सिंपैथेटिक चेन का कहीं और से उठाया है, ये स्टमक का कहीं और से उठाया है, ये एरोज मैंने खुद बनाने की कोशिश की है, जिसमें ये थोड़े ब्लू कुछ गलत भी हो गया मेरे से तबीयत की ख़राबी की वजह से। ये एरोज कहीं और से उठाए हैं, ये एरोज कहीं और से उठाए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत टाइम लगता है मेरा लेक्चर बनाने पे, तकरीबन 2 दिन मेरे एक लेक्चर बनाने पे मैं लगाती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और आप लोग अगर उससे पे बैक नहीं करोगे, अच्छा नहीं पढ़ोगे, तो इस सारी एफर्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना? तो अब कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से प्रॉमिस करते हैं कि जीआई टीम में आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा? मैम पूरी फिजियो में अच्छा आएगा इंशाल्लाह। ये हाँ, आई कैन सी योर रेज्ड हैंड्स, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब ये है कि बस बात ये थी कि जितनी मेहनत टीचर करता है उतनी स्टूडेंट भी करे, तो ये आप लोगों को फ़ायदा हो। आप लोग कहते हो लाइव लेक्चर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अब जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, होनी ही थी हमारे कंट्री में भी, हमने भी कब तक पीस में रहना था। हम कितना, आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक अवे जा रही हूँ टॉपिक से। तो अब इनहिबिटरी सिग्नल्स जो हैं वो कैसे जाएंगे? फ्रॉम द ड्यूडिनम जो फर्स्ट सिग्नल जाएगा, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये 6-7 इनहिबिटरी सिग्नल वो इनहिबिट करेंगे पाइलोरस को, पाइलोरस को इम्पीड कर देंगे और इनहिबिट करेंगे एंट्रम को। तो वो किस किस रूट से जा सकते हैं, ये मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है इधर, ठीक है? तो 1 में क्या है कि ड्यूडिनम से डायरेक्टली इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम से सिग्नल गए टू द एंट्रम और वो डायरेक्टली इनहिबिट कर देंगे मायोटेरिक नर्वस प्लेक्सस को, ठीक है? मैं एंड में ये रिपीट करवाऊंगी, भी अटेंटिव। सेकंड क्या है कि सेकेंडली थ्रू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया इनहिबिटरी सिग्नल बैकवर्ड फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व आएंगे टू द एंट्रम और वो इनहिबिट कर देंगे द स्टमक वॉल को कि अपने कंटेंट्स को ना रिलीज करे, ठीक है? फर्स्ट क्या था? ड्यूडिनम से थ्रू द इंटायरिक नर्वस सिस्टम सिग्नल जाएंगे और वो इनहिबिट कर देंगे स्टमक के मायोटेरिक प्लेक्सस को। सेकंड, सिंपैथेटिक चेन से जाएंगे, सिंपैथेटिक थ्रू सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक चेन, और यहाँ से इनहिबिटरी सिग्नल्स आएंगे बैकवर्ड टुवर्ड द स्टमक वॉल और वो इनहिबिट कर देंगे गैस्ट्रिक कैम्पटिंग को। और थर्ड क्या था? थर्ड सिग्नल्स जाएंगे थ्रू वेगस नर्व, ठीक है? ड्यूडिनम से गए थ्रू वेगस नर्व ऑल द वे टू द ब्रेन स्टेम और फ्रॉम द ब्रेन स्टेम बैक टू द वॉल ऑफ द स्टमक और उसको इनहिबिट कर देंगे। तीनों समझ आ गए फैक्टर्स? आपको समझने में 5 मिनट लगे और मुझे बनाने में घंटा लगा, ठीक है? ये हम रिपीट करेंगे एंड में हमारे पास टाइम हुआ तो। फाक ये ज़रा आज की हदीस पढ़ दें। ज़्यादा हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी डेफिशिएंट इसलिए हो रही है कि हम लोगों ने सुन्ना तरीकों को फॉलो करना छोड़ दिया। हम जब खाते हैं